बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से सदर बाइडन को इमरान खान की रिहाई के लिए ख़त लिख दिया गया है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा। आज के प्रोग्राम में हमारी फर्स्ट स्टोरी भी यही है कि बानी पीटीआई से मुतालिक अमरीकी नुमाइंदगान का ख़त अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया जा रहा है। इस पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि आज की दूसरी स्टोरी में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंड बात होगी, जिन्होंने केपी में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान किया है और कहा यह है कि जंग का वक्त बहुत करीब है। आप किस जंग का जिक्र कर रहे हैं, किससे जंग करनी है और इसकी क्या तैयारी कर रखी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी इसराइल लबनान में जंगबंदी के लिए तैयार हो गया है, इसकी वजूहात क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर और किन शराइत पर रजामंद हुआ है इसराइल, इस सब को हम डीप डाउन डिस्कस करेंगे। इन स्टोरी से बात करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा। इफ्तिखार फिरदौस साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की पहली स्टोरी से मुतालिक। तो जनाब, अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पाकिस्तानी अदालतों का ये मामला उन्होंने करार दिया है और कहा है कि ना तो बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा की बरतरफी से अमरीका का कोई लेना देना था और अभी भी अमरीका का इसमें कोई किरदार नहीं है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगी, बताइएगा। इससे पहले हमने देखा, चलिए इफ्तिखार साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी। पहले हमने देखा कि इल्ज़ाम था कि बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने में अमेरिका का किरदार है या अमेरिका की मुदाखलत है। अब बानी को रिहा करने के लिए भी कहा जा रहा है कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। क्या अब की बार भी मुदाखलत की मजम्मत करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी अपने बयानिए के लिहाज से पहले उन्होंने जो है डोनाल्ड लू पर इल्ज़ाम लगाया, जो अमरीकी महकमा खारजा के रुकन है। उसके बाद उन्होंने फिर बाद में कहा कि हमसे गलती हो गई और बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस टाइम के थे उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने जो है ये सारी साजिश की थी। लेकिन वो तो इंटरनल है ममालिक के। जो अमेरिका की तरफ से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो बयान जो है वो आया है और जिसके रद्द-ए-अमल में आज का खत लिखा गया है, ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। बल्कि अगर आपको याद हो तो 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से भी जो है कांग्रेस ने इसी तरह एक रेजोल्यूशन जो है वो पास की थी। अगर मुझे याद हो एग्जैक्टली वो रेजोल्यूशन 961 थी, जो काफी भारी अक्सरियत से जो है वो मंजूर हुई थी और जिसमें कहा गया था कि प्रोब जो है वो करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। और उसी वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस ने उसको रिबट भी किया था और गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी जो है वो दी थी। लेकिन ये मौका जिसके ऊपर बात जो है वो की गई है और जिस खत का जो है वो जिक्र है, वो खत की कॉपी और उसमें राइटिंग्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। दो पहलू से अगर आप देखें, एक तो ऑब्वियसली इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो है वो मुदाखलत का जो है वो कहा गया है, जो खत का जो है। लेकिन इसके अलावा जो उसमें दो बातें की गई हैं, एक ये कि अमरीकी जो हुकाम है पाकिस्तान के अंदर, उनको इजाज़त दी जाए ताकि वो खुद देख लें कि बानी पीटीआई किस हालात में है। मैं ये समझता हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले डिप्लोमैट्स ने जो कोशिश की थी, उनको जो है वो इजाज़त जो है नहीं मिली। अब हुकूमत की तरफ से खुद जो है ये पेशकश जो है वो की गई है। और दूसरा जो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, उसका जो कॉकस है वो जाकर हाउस ऑफ कांग्रेस में लोगों से जो है वो बात करे और उनको कहा है कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया से जो नैरेटिव उठाया जा रहा है कि कोई ज्यादती हो रही है या एक्स्ट्रा जो है कानून से बालातर कोई बात हो रही है, उसको जो है वो रिबट किया जाए। मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से हो सकती है और उनके रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अभी इलेक्शन शुरू है, नई हुकूमत आएगी, नई बातें जो है वो शुरू होंगी। लेकिन इसके साथ जो लॉबियिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अमेरिका में हायर कर रही हैं, इस तरफ भी जो है वो देखना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो नई बात जो है वो करेंगे और शायद प्रो पीटीआई एक अप्रोच जो है वो होगी। बिल्कुल ठीक है। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक तो ये कि जो अमरीकी नुमाइंदगान की जानिब से ख़त लिखा गया, फिर ख़त का मतन, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और जिस तरह से इफ्तिखार साहब ने भी बात की, कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ तब्दीली नजर आएगी, आपको लगता है?
देखिए, मैं नहीं समझता कि अमेरिकी इंतखाबात के बाद कोई पाकिस्तान के अंदर मामला जो है अमेरिकी हुकूमत है उसके हवाले से कोई बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने लेकर आएगी। अमेरिकी हुकूमत के अपनी ज़रूरियात हैं, उनकी अपनी तरजीहात हैं, और ये सोचा जाना कि जी ट्रंप आएंगे और वो फ़ोन करेंगे या उनके कहने पे फौरी इमरान खान साहब के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी सूरत हाल हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ये लॉबिंग कोशिश की जाती है, लॉबी की जाती है। पहले भी सियासी जमातें अपनी लॉबिंग फर्म हायर करती हैं, वहाँ के अराकीन कांग्रेस को अप्रोच करती हैं, अपने अपने हक में जो है वो एक माहौल बनाने की कोशिश करती हैं। और ये तहरीक इंसाफ ने भी एक कोशिश की। तहरीक इंसाफ ने उन अराकीन से ख़त लिखवाया और ख़त आज की जो उनकी इस वक्त की हुकूमत है, जो बाइडन की हुकूमत, उसको ख़त लिखा गया जिसका रिस्पांस उन्होंने बड़ा वाज़ेह दे दिया कि हम वक्त आने पर इसका जवाब देंगे। कोई इस पे उन्होंने कोई वाज़ेह रिस्पांस दिया भी नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इस मुल्क के अंदर इस सियासत को जो है वो लेकर चलते हैं कि किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और इमरान खान साहब की जो सारी पॉपुलैरिटी है उसकी बुनियाद एक उस जुमले से है, जब वो इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने सारा मलबा अमेरिकी हुकूमत पर डाला और कहा जी अमेरिकियों ने उनके खिलाफ साजिश करके उनकी हुकूमत का खात्मा किया। बिल्कुल ऐसे और ही फिर वो एब्सोल्युटली नॉट का नारा बड़ा पॉपुलर हुआ। फिर वो साइफर लहराते थे, जलसों में जाके कहते थे कि ये खत भेजा गया मेरी हुकूमत हटाने के लिए। आज वही तहरीक इंसाफ फख्र से ये कह रही है कि जी हमारे ट्रंप के लोगों से मुलाकात हो गई है, हमारी ट्रंप की जो है एहलिया है उनसे मुलाकात हो गई है। बाज़ लोग ये दावा करें कि हमारी ट्रंप से भी मुलाकात हो गई है, वो जब हुकूमत में आएंगे तो इमरान खान साहब को वो निकालने में जो है वो फौरी तौर पर हमारी मदद करेंगे। फिर अमेरिकी कांग्रेस के अराकीन के खत की आपको जरूरत क्यों पड़ गई? यानी अगर आप अमेरिकी मुदाखलत को इस मुल्क की सियासत में नाजायज समझते हैं तो अब क्यों अमेरिकी कांग्रेस के अराकीन से खत लिखवा रहे हैं? और आप क्यों अमेरिका की खुश करना चाहते हैं? आप क्यों बरतानवी जो अराकीन पार्लियामेंट है उनको अप्रोच कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करें? यानी एक तरफ आप अमेरिका के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के खिलाफ मुहिम चलाना ये पॉपुलैरिटी की एक बुनियाद है। यानी अमेरिका गो के नारे लगा के लोगों ने यहाँ पॉपुलैरिटी हासिल की। अमेरिका के खिलाफ लोगों ने रैलियां करके यहाँ पे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा के अपने आप को बाज़ मजहबी लीडर से पॉपुलर किया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप वाकई अमेरिकी मुदाखलत के खिलाफ हैं तो अब आपको अमेरिकी मुदाखलत की जरूरत क्यों पड़ गई है? ये हमारी सियासत का बहुत दोहरा मयार है। बिल्कुल ऐसे दोहरा मयार कर लें, यू टर्न कर लें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये जो अगर हम टाइमिंग को देखें, वक्त अमरीकी इंतखाबात बिल्कुल सर पे हैं, ऐसे में अमरीकी कांग्रेस का ये ख़त जिसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई की रिहाई हो, उसके बाद ख़त का मतन भी आपने देखा होगा, क्या क्या उन्होंने इसमें अपना मतन में अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशात थी उसका इजहार किया है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के ताने बाने हो सकते हैं इस ख़त के पीछे? देखें जवेरिया, बात यह है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, न्यूक्लियर इस्लामिक वाहिद मुल्क है, इसलिए हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी कंट्री। अगर आप लॉबिंग कर रहे हैं, पहले साइफर के बारे में कहा, उनकी इंटरव्यू थी, अब आप उनसे इंटरव्यू खुद करवा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि 160 पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तानी ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खत लिखा है और उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बात की है कि जी दिस इज डायरेक्ट इंटरफेरेंस, we don't accept it and it is undecided। और उसी हिसाब से आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विल राइट टू स्टेट डिपार्टमेंट और टू द पेंटागन व्हाटएवर इट इज कि जी ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, ये डिसीजन अदलिया के हुकूमत ने उनको अरेस्ट नहीं किया या एस्टेब्लिशमेंट को अरेस्ट नहीं किया, अदलिया ने किया। आप अपने जो केसेज हैं उनको कंटेस्ट करें और वहां से रिलीव है, ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि देखें ये चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए आप, बल्कि चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एवरीबडी शुड इसको कंडेम करें कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे ये किसी के फेवर में अगेंस्ट है। पाकिस्तान में इंटरफेयर नोबडी हैज अ राइट। इसलिए आज इंडिया देखें कितनी स्ट्रांगली इन चीज़ों को लेता है। इसी तरह पाकिस्तान को चाहिए कि हम उनसे बात करें, लेटर जरूर जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। और ये जहन में जो बात है ना, ट्रंप आएगा पता नहीं क्या हो जाएगा, नथिंग गोइंग टू हैपन। वहां पर दे वर वेरी सिंपल, वेरी क्लोज विंडो जहां से ऑपरेट करना पड़ता है। ये स्टैटिक डिसीजन कहीं और से होते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन को भी वहाँ की स्टिंग टैंक्स हैं, वो पॉलिसी दी होती है, उसको फॉलो करते हैं। इट इज नॉट कि एक मुल्क को नहीं, वो पूरे मुल्क के बारे में सोचते हैं वहाँ के लोग, ये और हुकूमत भी यही करती है। इसलिए
ऐसे मौके पे ये करना है। लाइकवाइज आपने आपने देखा मंसूर अली शाह साहब को ये पीटीआई ने क्या कह के कि जी वो अक्टूबर में जी हमारे फैसले हो जाएंगे, हमारी हुकूमत आ जाएगी, उन बिल्कुल बेचारों को ऐसा ही है। नुकसान करके रख दिया है। तो हम्म। इसलिए ये पॉलिटिशियन को बी वेरी मैच्योर, अपने बिल्कुल ऐसे ही नहीं, फैसले मैच्योर खुद होना करने। चाहिए, अपने फैसलों में, अपने रवैयों में मैच्योरिटी दिखानी चाहिए इफ्तिखार साहब। लेकिन अच्छा, अमेरिका की बानी पीटीआई के लिए ये कुर्बतें, मामला क्या हो सकता है? क्या अमेरिका बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी सीरियस अप्रोच है। हाँ, ऑब्वियसली उनके कांग्रेस ने जो है ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की है, लेकिन अगर आप उसके नंबर्स देखें तो वो काफ़ी थिन है, इतने ज़्यादा कोई लोग नहीं है। जो इसे प्रीवियस रेजोल्यूशंस हैं उसमें 360 से ऊपर अराकीन ने जो है वो ये अब मजीद हम 60 लोगों की जो है वो बात कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसे आप किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी या उनकी किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को डिटर्मिन जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट ज़रूर है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको अपने लिए जो है वो इस्तेमाल करेगी और ऑब्वियसली वो कर भी रही है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में चूंकि ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसलिए हम इस पे डिबेट भी कर रहे हैं और एक भौचाल जो है वो खड़ा हो गया कि शायद कोई ग्लोबल अप्रोच इमरान खान को बचाने के लिए आ रही है या उनको रीइंस्टेट करने के लिए आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ से ज़्यादा जो है रीजंस एक्सट्रापोलेट करने चाहिए कि जिससे ये अंदाज़ा हो कि शायद कोई बहुत बड़ा इवेंट जो है वो मुतवक्के है। ये पॉलिटिकल बातें हैं जो चलती रहती हैं और गालिबन अगर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी देख लें तो वो रिस्पॉन्स काफ़ी मैच्योर है। बल्कि फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान ने भी जो है इस पे जो है वो बात जो है वो की है और अननेसेसरी इंटरफेरेंस जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया है, जो है वो पता है कि ये एक अननेसेसरी इंटरफेरेंस है। बाकी जो पॉलिसी लेवल की स्टेटमेंट्स होती हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर आप सिस्टम को जो है वो देखें तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और एक स्टेट है। तो जैसे यस। हारिस नवाज साहब ने भी जो कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन वगैरह वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के बारे में सोचते हैं, वो उनको किसी चीज से वो लेना देना नहीं है। बाकी पॉलिटिशियंस हर जगह बात हैं और वो रेजोल्यूशंस भी पास कर सकते हैं और ठीक बात है, भी आपको कर लग सकते रहा है हैं। कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हारिस साहब, आप बताइएगा कि 26 तरमीम के बाद हमने देखा कि बुशरा बीबी की रिहाई हो गई, पहले वो केपी गई, फिर वो लाहौर आ गई, और अब ये खबरें आ रही हैं कि नवंबर में बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। इन एनी केस ये अमरीकी जो ख़त है ये तो बाद में आया है। आपको लगता है ये जो स्पेकुलेशन है, कोई मामला इस तरह बनता हुआ दिखाई दे रहा है बानी पीटीआई की रिहाई की जानिब? देखिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। कोर्ट ने अगर उनको रिलीफ दिया है तो इट्स अ गुड थिंग। दिस व्हाट आई से अबाउट बानी पीटीआई आल्सो। गेट रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट से लें, डोंट लुक टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट। और हाँ, गवर्नमेंट से एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप जरूर उनसे बात करें, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। मैं तो यहाँ तक एक स्टेप फॉरवर्ड जाऊंगा कि एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक नेशनल डायलॉग की कॉल देनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी को बुलाएं, बैठ के सिक्योरिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मुल्क को आगे चलाने के लिए बात करें। एवरीबॉडी शुड बी द सेम डेट। आपके सामने अभी इज़्म इस्तेहकाम की बात हुई तो ना पीटीआई सपोर्ट कर रही है, ना जेयूआई फजल रहमान ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, ना एएनपी कर रहा है। केपीके में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं। आपके सामने भी कल हमारे एक मेजर शहीद हुए हैं। तो हु विल डू इट अनलेस गवर्नमेंट की पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं, वो कैसे चीजें होंगी। लाइकवाइज हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए अहम इकदाम उठाएं और सबसे मुज़ाकरात करें। जो जायज़ हैं उनको मानें, जो नाजायज़ हैं उनको कहिए आप कोर्ट के थ्रू रिलीव लें। बट ज़रूर करें। और पीटीए को भी अभी अपनी सियासत जो है ना इंतशार की, वो ख़त्म करके दे हैव टू गो टू द पॉजिटिव साइड। ऑपोजिशन का रोल डेमोक्रेसी में बहुत अहम होता है और वो अहम रोल ये है कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को असेंबली में क्रिटिक करें, वहां पर आप अपनी सजेशन दें। ये चीजें आपको करने की जरूरत है। और अगर आपके केसेस हैं 47 फॉर्म के, तो प्लीज फाइट जो केसेस द कोर्ट। कोर्ट से रिलीव लेके आप असेंबली में आके मेजोरिटी शो करें अगर आपके पास है। चेंज द गवर्नमेंट, दैट इज मोर डेमोक्रेटिक वे। बट निकलने का ये कहना है मैं सड़कों पर आऊंगा या रोज पार्टी आज सब अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं वो खूनी इनकलाब आएगा और हम वापस जनादे बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे। कह रहे हैं कि अब हम ऑन ग्राउंड नजर आएंगे, नवंबर से एहतजाज जारी होगा, जल्द से जुलूस भी दोबारा से शुरू कर लिए जाएंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो ऑप्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, किस हद तक नुकसान दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं इन्हें? देखिए जी, ये जो ब्रिगेडियर साहब अभी बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब ने हमेशा इसी पॉजिटिविटी की बात की है कि डायलॉग हो, तमाम सियासी जमातें मिल बैठें, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ा सा आपको तारीख के झरोकों में जाके देखना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का आगाज उस दौर में हुआ जब सोशल मीडिया अपनी पीक पर है। इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए आप अपना पैगाम पहुंचाते हैं, अपना बयानिया बनाते हैं और अपने अब हमदर्द और एक फैन का क्लब बना लेते हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत हमेशा एग्रेशन की सियासत रही है। तहरीक इंसाफ ने कभी पॉजिटिविटी की सियासत नहीं की, परफॉर्मेंस की सियासत नहीं की, उन्होंने हमेशा जज्बात की सियासत की है। अगर वो जज्बात की सियासत छोड़ दें, नेशनल डायलॉग का हिस्सा बन जाएं, बैठ के मुज़ाकरात करें, इकानमी की बात करें, पीस की बात करें, केपीके के हालात की बात करें, तो उनसे परफॉर्मेंस का पूछा जाएगा। अब केपीके के हालात आपके सामने हैं। इतने साल हुकूमत होने के बावजूद क्या वहां कुछ सवाल करता है अली मीन गंडापुर साहब से कि फलां महकमे की कारकर्दगी कैसी है, अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में बच्चे जमीन पर क्यों बैठते हैं? वहां एक ही सवाल पूछा जाता है कि अली मीन गंडापुर साहब आप एहतजाज कब शुरू कर रहे हैं, एहतजाज की तारीख कब होगी, कब निकलेंगे, और इस दफा एहतजाज आपका कहां तक पहुंचेगा? यानी जब आप एहतजाजी सियासत को अपना मोटिव बना लें, अपनी पॉपुलैरिटी का टूल बना लें और सोशल मीडिया के आप लोगों को इस बुनियाद पर खुश करें कि हम जनाब किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आप अपनी इस सोच से, अपने इस नजरिए से वापस भी नहीं पलट सकते। देखिए आज भी इतलात हैं कि उमर अयूब साहब फैसलाबाद गए, अपने कारकुनों ने घेर लिया, उनके खिलाफ आवाजें कसे, नारे लगाए और उनको बुरा भला कहा। ये लोग वो पैदा हो चुके हैं जो फौरी मोबाइल निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं, डॉलर भी कमाते हैं, शोहरत भी पाते हैं। अब इस नस्ल को, ये सोच को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? यानी लंदन में जो चंद लोग जो निकलते हैं वो वीडियोस बनाने निकलते हैं। और यही वजह है नसरुल्लाह मलिक साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डिजिटल दहशतगर्दी का है, और जिस तरह से जिस रवैये को ये प्रमोट कर रहे हैं और नौजवान नस्ल तक ये पहुंचा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात करनी है। नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंतशार की सियासत की, एहतजाज की सियासत की। तो अगर हम एहतजाजी सियासत की बात करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र ना हो तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब आजकल बहुत फेमस हुए हुए हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। सूबे में उन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन, तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान किया है, और जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने नौजवानों को कहा है कि आप तैयार हो जाएँ, हम जंग लड़ने जा रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, किस जंग की बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और किससे जंग लड़ने वाले हैं? क्या सबक दे रहे हैं नौजवानों को? अली मीन गंडापुर साहब की जंग शुरू होगी और वो फिर इस्लामाबाद से होते हुए 12 अजला से घूमती हुई वापस किसी एक पत्थर मारने वाली गाड़ी से निकलती हुई केपीके वापस चली जाएगी। देखिए अली मीन गंडापुर साहब जज्बात के साथ खेलते हैं और उन्होंने जज्बात के साथ खेलना खूब सीखा है अपने कायद इमरान खान साहब से। कोई जंग नहीं लड़ने वाले वो, कोई वो एहतजाज ऐसा नहीं करने वाले कि जो उन्होंने कंप्रोमाइज किया हुआ है उससे आगे बढ़ के कोई एहतजाज करेंगे। उनकी हुकूमत की बुनियाद ही ये है कि वो इसी तरीके से जो है वो बढ़ के मारते रहेंगे और एहतजाज जो है वो बड़ा कंट्रोल किस्म का करते रहेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अभी इस्लामाबाद में उन्होंने क्यों नहीं रखा ये एहतजाजी जलसा? कराची में रखा है, कोयटा में रखा है, पेशावर में रखा है। यानी मामलात असल में वो चाहते हैं कि उनके चलते रहें, इमरान खान साहब को वो खुश करते रहें कि जी देखें जी मैंने जंग का ऐलान कर दिया है। यानी इस्लामाबाद जो शख्स आए और इस्लामाबाद के यकदम वो पता चले कि अपने जुलूस को छोड़ के वो इंटर इस्लामाबाद के अंदर उसके लिए कंटेनर्स लगे हुए रास्ते खोल दिए जाएं और वो केपीके हाउस में आकर पहुंचे, वहां बैठ के चाय पिए, वहां आराम करें। उसके बाद उनकी जो 2 कहानियां सामने आई, उन्होंने कहा जी मैं तो चेक पोस्ट में छुपा रहा। अब इस्लामाबाद में रहने वाले लोग मजाक उड़ाते होंगे कि केपीके हाउस के बाद चेक पोस्ट में जहाँ सिपाही मौजूद होते हैं, जहाँ ड्यूटी एहलकार मौजूद होते हैं, वहां चीफ मिनिस्टर केपीके साहिराल कैसे छुपा रहा? फिर वो कहते हैं जी मैं उधर पहाड़ों पे चला गया और पहाड़ों पे जाकर मैंने देखा एक गाड़ी जा रही है, उसको मैंने पत्थर मारा, गाड़ी रुक गई, पता चला मेरे ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहे थे, आगे मोटरसाइकिल पे जो लोग जा रहे थे वो मेरे अपने मुहाफिज थे। यानी ये फिल्मी कहानी सुना के भी वो लोगों को मुतमिन कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब के एहतजाज को तो आप भूल जाएं कि वो कोई ऐसा एहतजाज करेंगे। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को हर वक्त यही सबक सिखाती है कि बस हमने लड़ जाना है, मर जाना है, इनकलाब लेकर आना है। क्योंकि इससे अगर ये पीछे हटते हैं, कारकुनों को ये वहां तक ले जा चुके हैं जहां उनको कोई दूसरा फर्द सही दिखाई नहीं देता, कोई सियासी जमात दुरुस्त नहीं है, कोई इख्तिलाफ राय करने वाला
साफी दुरुस्त नहीं यानी है, कोई नसरुल्लाह मलिक साहब, bureaucracy इन्होंने दुरुस्त अपना नहीं ये है। बयानिया इतना स्ट्रांग बना लिया और इतना पेनिट्रेट कर दिया नौजवान नस्ल में कि अगर अब ये अपने बयानिए से हटते हैं, ख्याल में इन्हें ऐसा लगता है कि ये फिर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह की सियासत कर रही है, जिस तरह से नौजवान नस्ल को तैयार किया जा रहा है, इसका हमने अमली मुजाहरा भी देख लिया। हमने देखा कि लंदन में क्या वाक़या पेश आया, इससे पहले सऊदी अरब में क्या वाक़या पेश आया था। जिस तरह की सियासत कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किस नहज पे लेके जा रही है ये अपनी ही पार्टी को? तो ये बहुत ही सीरियस बात है। दे मस्ट अंडरस्टैंड कि इससे आप नौजवान नस्ल की जो मॉरल्स हैं, रिस्पेक्ट है, वो खत्म करवा रहे हैं। रिस्पेक्ट कोई नहीं, गाली गलौज करना, ये बातें करनी, ये डजंट लुक लाइक फॉर पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड देखें, अमीन, ये जो अली अमीन गंडापुर है, ही द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। केपीके के अवाम ने इनको मैंडेट दिया है कि अवाम की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए ये वहां पर काम करें। चीफ मिनिस्टर अगर ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है और हर सेकंड डे, थर्ड डे ये पूरा जुलूस लेके निकलते हैं, तो प्रोविंस को किससे संभालना है? ये काम होते हैं पॉलिटिकल, आपके दूसरे लीडर जो है प्रोविंस के, आप उनके उनके होने चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप निकलेंगे तो मुझे बताएं, प्रोविंस को कोई 8 महीने में देख लें कोई काम, एक आपने सुना हो पीटीआई ने ये बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल बहुत ऐसे ही ज्यादा कुछ भी टैक्स का नहीं। काट दिया या कुछ, तो देन व्हाट आर यू डूइंग? ये काम दूसरे आपके पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स किधर हैं? वो नजर नहीं आते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में आते हैं तो आपके बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स किधर होते हैं? दे आर हाइडिंग, नोबडी इज विजिबल। सो आप अपना इमेज खराब कर रहे हैं। और वो शेयर की बात होती है ना, वो बात है कि यू शुड स्टॉप डूइंग ऑल दिस। इंतशार की सियासत पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आप करें जो जिस तरीके से पोजीशन का रोल होना चाहिए वो करें। आपकी पार्टी लीडरलेस है। प्रॉब्लम ये है कि पार्टी इज लीडरलेस। आपके ज्यादा वकला हैं जो लीडर बने हुए हैं, हर एक अपने दुकान चमका रहा है, उधर से बात पानी बिठे कुछ कहते हैं, बाहर आके हर एक अपनी मर्जी के मुताबिक यानी बात इस को वक्त करते जो हैं। पूरी पार्टी है वो डायरेक्शन लेस नज़र आ रही है और ढली नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इफ्तिखार साहब, हमने देखा कि जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई तो तलबा तंजीमें जो थी इनको बैन कर दिया गया, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि केपी में अब बिन तलबा तंजीमों को बहाल कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि सियासी मकसद के लिए इन नौजवानों को इस्तेमाल किया जाएगा? जवेरिया, इसका बैकग्राउंड जो है वो समझना जो है वो ज़रूरी है। तलबा तंजीमें जो हैं ये आज से 40 साल पहले 9 फरवरी 1984 को बैन की गई थी। उसके बाद वो एक कोशिश की गई वो 2019 में, क्योंकि पीपीपी और जो भुट्टो थे उस ज़माने में, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि तलबा तंजीमें जो है वो वापस आके काम करें। 2019, क्योंकि अब ये फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया फेडरल से 18वीं तरमीम के बाद, तो जब सिंध असेंबली ने 2019 में एक जो है बिल पास किया तलबा तंजीमों की, फिर कोविड आ गया। कोरोना के वक्त जो है फिर ये लेजिस्लेशन के अंदर जो काम हुआ, उस बिल जो कंप्लीशन है वो 2022 में हुई, लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत खामोश है, ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना कोई और बात हुई। जो आज अली अमीन साहब ने बात की है उसका भी एक बैकग्राउंड है। कुछ केसेस थे 9 मई से रिलेटेड जिसमें तलबा तंजीमों के पीटीआई से एफिलिएटेड थे, उनकी रिहाई हुई, और आज वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो सोलर सिस्टम लगा रहे थे, जिसमें उनके कान में किसी ने कोई बात की और उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो दी है। जो मैंने मालूमात की कि शायद ये कोई ऐसी चीज है जिसके लिए, क्योंकि आपने अगर इन तलबा तंजीमों को दोबारा लेकर आना है, इसके लिए लीगल और जो है लेजिस्लेटिव जो है वो काम करना पड़ेगा। तो खैबर की ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं, बल्कि इसमें ऐसे लीगल हिचेस हैं जिसको जो है वो ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है इसको उसके बगैर नहीं किया जा सकता, नंबर 1। दूसरा ये है कि उन्होंने तो शोला बयानी के तौर पर जो यहाँ पे बात भी हुई कि उनका एक तर्ज बयान है, उसके मुताबिक तो, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हाउस से उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें से इस बात को निकाल लिया गया है। तो ये सिवाय इसके कि सिर्फ एक शोशा करने के या शोर शराबा मचाने के या अपने ऑडियंस को केटर करने के लिए तो एक बात हो सकती है। यानी एक बार फिर उनकी जानिब से गीदड़ भपकियां हैं और सिर्फ शोशा किया जा रहा है। ऑन ग्राउंड हम देखते हैं तो वो कहीं भी मंजर पे नजर नहीं आते। नसरुल्लाह मलिक साहब,
हुकूमत ये कह रही है कि मुल्क में अगर मौशी इस्तेहकाम आ रहा है तो अपोजिशन ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह के ओछे हथकंडों से दूर रहना चाहिए। देखिए, बुनियादी मसला मुल्क की मैशत है, और मुल्क की मैशत हम सब के लिए, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो, आम आदमी हो, उन सब के लिए इसका इस्तेहकाम ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस पर भी सियासत की जाती है। आप देखिए, अगर मुल्क के अंदर चीनी सरमायाकारी आ रही है, सऊदी अरब से सरमायाकारी आ रही है, तो हमें उन्हें एक ऐसी इन्वायरमेंट देनी है कि वो यहाँ पे अपनी सरमायाकारी को महफूज समझ सकें। पाकिस्तान में दर हकीकत हमारा मसला ये है कि हम इस मैशत के हवाले से भी सियासत करते हैं, और जब मैशत पे हम सियासत करते हैं तो उसके आम आदमी का नुकसान होता है। हुकूमत पहले भी ये बात कहती रही, और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को ये बात समझनी चाहिए। अगर मुल्क मुआशी लिहाज से कमज़ोर हो जाएगा तो अब क्या करेंगे? सियासत कहाँ पे करेंगे? अब हुकूमत कहाँ पे करेंगे? इसलिए मुल्क के दिफा के लिए मुल्क की मैशत मजबूत होना ज़रूरी है। और भला आपस में जितना मर्जी लड़ते रहें, ये तो तय कर लें कि हम मैशत के हवाले से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके नतीजे में मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचे। वो जो बड़ी खूबसूरत बात की जाती है ना कि पैसा वहां से भाग जाता है जहां इंतशार हो, जहां खौफ हो। हमारे यहाँ क्या मसला है? KPK के अंदर हमें हालात जिनका सामना है वो ब्रिगेडियर साहब बखूबी जानते हैं। अगर वहां से आज आप आर्म फोर्सेस को निकाल लें, आपकी पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक दिन सर्वाइव कर सके। यानी वहां आपके लोग जाने कुर्बान कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, आपके सीनियर अफसरान कुर्बानियां दे रहे हैं, और आप इस मुल्क के अंदर हर वक्त लड़ाई को फरोग दे रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। क्या बलूचिस्तान की पुलिस में कैपेसिटी है? ये ब्रिगेडियर साहब को ये भी पता है कि वहां एक दिन के लिए सर्वाइव कर सके। यानी जब आप इस सूरत हाल से दो चार हों, दुश्मन आपके खिलाफ हों, इर्द गिर्द के हमसाए आपके खिलाफ बैठे हुए हों, आपकी इकानमी को धचके लगाने की बात की जा रही हो, उस सियासतदान आपस में दस्तों गिरेबां हों, मुल्क की इकानमी कैसे बेहतर हो सकती है? लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हमारे मुल्क के, मैं आखिरी जुमला कह दूं, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जिन लोगों के हाथ में फैसले होते हैं वो इतने उमराद तबके से तल्लक रखते होते हैं, इतनी बड़ी शाफिया होते हैं कि उन्हें इकानमी पाकिस्तान की तबाह भी हो जाए, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनको इस बात का एहसास नहीं होता। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। जिस तरह से अब्दुल्ला मलिक साहब ने भी बात की कि मुल्क की मैशत इस्तेहकाम में होना बहुत ज़रूरी है, मुल्क की मैशत का, क्योंकि अवाम को ये इससे सरोकार नहीं है कि कौन सी हुकूमत आई है, कौन सी पार्टी हुकूमत कर रही है। अवाम का मतलब ये है कि अवाम को रोज़गार मिले, महंगाई में कमी हो। लेकिन हमारी मुल्क की सूरत हाल ये नज़र आती है कि जो भी पार्टी आती है वो आपस में सियासी इंतशार का ही शिकार नज़र आती है, और अवाम की भलाई के लिए कोई नहीं सोच होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो क्या लेगेसी छोड़ के गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अभी भी KP में क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? लेकिन कॉन्फिडेंस उनका ऐसे जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया या क्या कर रहे हैं वो लोग। देखिए, नसरुल्लाह साहब ने बिल्कुल बात ठीक की है। आप ये देखें ना कि अगर PTI को अगर उस वक्त 6 महीने और चलने दिया जाता तो यकीन करें इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं था। इतने इनके हालात खराब, इतने लोग मुतबर थे। सारे बाई इलेक्शंस PMLN ने जीते और PDM जीत रही थी। एक तो ये इंडिकेटर थे। सेकंड, उसके बाद आपको हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो चाहते हैं कि वो वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमी रिवाइव करे, अवाम खुशहाल हो, तो आप प्राइस को कंट्रोल करें, अवाम को रिलीफ दें। उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि PTI के जो एक तरफ लोग देखते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। जब आपके अवाम खुश हैं, उनके बच्चों की तालीम है, उनके बच्चों को रोज़गार मिल रहा है, मुल्क में जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, लोग आहिस्ता आहिस्ता इनको भूलते जाएंगे और वो देखेंगे यस दिस हुकूमती पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। और PTI को अपना पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल ऑपोजिशन पार्टी करना चाहिए। ये मिसिंग है PTI, ये PMLN की तरफ से भी। दे हैव टू बी इंश्योरिंग कि आपकी हुकूमत है, आप अवाम को रिलीफ दें, बजाय से कि आप IPPs को पैसा दे रहे हैं। आप डेवलपमेंट फंड में 1500 अरब रुपया रखें। एक साल डेवलपमेंट आप नहीं करेंगे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है वो उनको आधा दे दें, 700-800 अरब रुपया। 700-800 रुपया ये बचा लें, IPP से बचा लें, बाद 1000 ये 1200 अरब रुपया अगर आप अवाम को रिलीफ दे देते हैं और IMF वर्ल्ड में की रिक्वायरमेंट है कि उनका पैसा वापस हो, उनको आप ये कन्विंस कर लेते हैं, तो ना बिजली की कीमत की जरूरत बढ़ाने की है, ना डीजल की कीमत बढ़ानी है। अवाम खुश होंगे तो आप पाकिस्तान में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ठीक होगी।
सेकंड उसके ये डिसाइड करें अपने अफगान अवाम की कैसे फलाह निकालें। बहबूद बहुत ज़रूरी है, अवाम की खुशहाली बहुत ज़रूरी, की मईशत का इस्तेहकाम में रहना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इसराइल भारी नुकसान उठाने के बाद लबनान में जंगबंदी पर तैयार हो गया है। इस पर बात करने के लिए इफ्तिकार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, इसराइल लबनान में जंगबंदी पर तैयार हो गया है, राज़ी हो गया है। सवाल ये है, क्या लबनान में जो टारगेट्स इसराइल की जानिब से सेट किए गए थे वो उसने अचीव कर लिए हैं या उसे मुंह की खानी पड़ी है? ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि जंगबंदी के लिए क्यों आमादा हो गया इसराइल? देखें, एक इसराइल जो है वो लेबनान में और पैलेस्टाइन में दोनों में मिजरेबली फेल। उसके 3-4 टारगेट थे। नंबर 1 टारगेट था कि वो पैलेस्टाइन में इसलिए गया कि वहां से अपने कैदियों को छुड़ा सके। सो फॉर ये फेल हो गया। नंबर 2 ये था कि आप हमास को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे, हमास स्टिल देयर। नंबर 3 था कि पैलेस्टाइन में इतना नुकसान पहुंचाओ इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतने खौफ और हरास करो, इतना अनलिवेबल एरिया को बना दो कि सारे पैलेस्टीन गजा से निकल के इजिप्ट और जॉर्डन में जाके पनाह ले लें। ये भी वो नहीं कर सके। लेबनान में इसी तरह वहां पर गए, उन्होंने ठीक है कि उनको लीडर्स को आपने शहीद कर दिया, इसके अलावा दे कुड नॉट गेन एनीथिंग एंड देयर ओवरस्ट्रेच। यहाँ पर इनके बहुत इजरायली फौजी भी मारे गए हैं। इनके नॉर्दर्न इजराइल में बहुत हरासमेंट हुई जिसका बड़ा प्रेशर था इजराइल की। अगर आपने देखा हो तो उनके खिलाफ बहुत जुलूस निकले हैं, बहुत नारेबाजी हुई है। और फिर जंगबंदी होती है, दो मुसल्लह फौज, अगर दो सॉवरेन स्टेट ऑफ वहाँ होती है। यहाँ कौन सी जंगबंदी है? एक फौज है, दूसरे बेचारे जो छोटे लोग हैं जिनके पास थोड़े हथियार हैं, वो भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इट्स नॉट अ सीज फायर। ये इसलिए इसराइल को अपने आप को समझ आ गई कि हम कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए इस वक्त उन्होंने इसी में आप ये समझिए कि अब हम अपनी फेस सेविंग करें और सीज फायर कर लें। क्योंकि देखें, यहाँ पर ईरान के ऊपर जाना मीन्स कि आप हमास को भी इनवाइट कर रहे हैं, उसके बाद हिजबुल्लाह को भी कर रहे हैं और हुतीस यमन में भी कर रहे हैं। ये इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता, दे कुड नॉट विथस्टैंड। इसलिए आप देखेंगे भी कुछ सबके बाद इवन पैलेस्टाइन में भी सीज फायर की वो बात करेंगे। इंटरनल प्रेशर बहुत है, एक्सटर्नल हर एक मुल्क अंदर से नाराज बैठा हुआ है। इवन यूरोपियन दे आर टॉकिंग अबाउट इट। इट्स ओनली अमेरिकन भी मजबूरन इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो भी इसको किसी तरीके से कंट्रोल करते। तो ओवरऑल इजराइल इज अ लूजर, दे हैव लॉस्ट देयर इम्पैक्ट। जो वो एक चाहते थे वो नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि वो जो टारगेट्स उन्होंने करने थे वो अचीव नहीं किए। इफ्तिखार साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि अब हजीमत उठाने के बाद जंगबंदी की तरफ आ रहे हैं? लेकिन अगर जंगबंदी की तरफ भी जाते हैं तो क्या कड़ी शराइत हैं जो इसराइल की जानिब से रखी जा सकती हैं? देखिए, जिस जंगबंदी की आप बात कर रही हैं उसकी अनाउंसमेंट कि ऐसा होगा, अभी उसके जो अग्रीमेंट है वो कोई क्लैरिटी उसमें नहीं है, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स जो है वो आई हैं। एक जो लेबनान के वजीर आजम हैं नजीब मिकाती, उन्होंने कल जो है जदीद टीवी जो उनका लेबनान में टेलीविजन है, उनको इंटरव्यू में कहा कि यूएस प्रेशर के नीचे इजराइल इस बात पे जो है राजी हुआ है कि ये सीज फायर जो है वो होगा। और एक परसेप्शन जो है ये बनाया गया कि ये अगले वीक के अंदर जो है एक्सपेक्टेड है कि ये फायर होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो हिजबुल्लाह के नए चीफ हैं, जिन्होंने बुध के दिन ही जो है वो ओथ उठाया, जिनका नईम जो कासिम है, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है। लेकिन उन्होंने ये बात की है कि अभी हमें क्लैरिटी नहीं है, हम भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर इजराइल इस राजी हुआ है तो हम उसके टर्म्स एंड कंडीशन को देखेंगे। उसके बाद जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने एक वीक का टाइम जो है कहा कि हम विड्रॉल करेंगे, लेकिन इजराइल ये जो है इख्तियार रखेगा कि वो हिजबुल्लाह को जो है किसी वक्त किसी जगह जो है वो टारगेट कर सकता है। तो अगर इस शर्त के ऊपर जो है ये बात रही तो कल इजराइल ने लेबनान के पूरा घुसकर ये जो सारी तबाही मचाई, उसकी उसमें वो अचीवमेंट तो नहीं हुई, बल्कि उल्टा जो है वो दुनिया उनके खिलाफ जो है वो चली गई और अब प्रेशर के नीचे सीज फायर जो है वो करेंगे। लेकिन ये कोई पीस डील की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि कल हम इसी तरह की और चीजें जो है देखेंगे कि हिजबुल्लाह को बहाना बनाकर जो है मल्टीलैटरल जगहों पर जो है वो स्ट्राइक्स होगी। लेकिन ये बात जरूरी है समझना कि ये जो सीज फायर की बात इन्होंने की है, ये सिर्फ लेबनान तक मौजूद यानी महदूद है।
उन्होंने गजा के ऊपर जो है अभी बात गजा पे भी कोई बात नहीं की है। ब्रिगेडियर साहब, गजा के हवाले से कह रहे हैं कि 8 इसराइल 28 रोज़ा जंगबंदी की भी बात हो रही है। आपको लगता है कि गजा में भी जंगबंदी की कोई सूरत बनती हुई नजर आ रही है? और इसमें अगर हम मुस्लिम ममालिक का किरदार देखें, OIC का किरदार देखें, किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत ही डिप्लोरेबल। आई कांट बिलीव के ये मिडल ईस्ट में इनकी आंखों के सामने जो जुल्म बर्बरियत हुआ है, जो इंसान सोजी की गई है, ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन, कहाँ उनका ज़मीर गया, कहाँ यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को उसने पाबंदी लगा दी कि इजराइल में वो नहीं आ सकता। इससे ये देखिए कि कितना बड़ा एक अपने अपने को धचका दिया है मुस्लिम यूनिटी को, कि उन्होंने ग्रेटर इस्राइल में हाफ ऑफ सऊदी अरब इज इंक्लूडेड, जॉर्डन, इजिप्ट ये शामिल है। स्टार्ट। इसलिए मैं ये कहता हूँ आज भी मुसलमानों को जागना चाहिए, अपने सोचें कि आइंदा हमने कैसे सरवाइव करने, कैसे यूनिटी करनी है, कैसे एक मुश्तरका दुश्मन का मुकाबला करना है। सेकंड, इसके साथ जंगबंदी अभी तकरीबन होगी इसलिए कि उन्होंने अपने कैदी छुड़वाने हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, इसीलिए रोजाना मुजाहरे हो रहे हैं इसराइल के अंदर। यही वजह से जो कुछ बिल्कुल ऐसे इसराइल को इंटरनल प्रेशर भी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थे इफ्तिखार साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।